देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन@9। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं दीपिका। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक हर प्रदेश की खबर। तो करते हैं शुरुआत खबरों के सिलसिले की। खबरों की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 18 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 84 जिलों में संचालित ट्रांसमीटर का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि 100 वाट के एफएम ट्रांसमीटर्स का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा और इससे सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में एफएम रेडियो संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत करीब 2 करोड़ लोगों तक रेडियो सेवाओं की पहुंच हो सकेगी, जो अभी तक इससे वंचित रहे हैं। प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण रेडियो सेवाओं का यह विस्तार किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कर्नाटक की बात होगी, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कर्नाटक मिशन पर जाएंगे। जहां बीजेपी अध्यक्ष आपको बता दें कि दोपहर 3:15 पर म्यूनिसिपल ग्राउंड शिरलकोप्पम शिवमोगा में जनसभा को संबोधित करेंगे। ये भी बता दें कि दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यहां अगले महीने के दूसरे हफ्ता में मतदान कराया जाएगा। इसके बाद 13 तारीख को चुनाव परिणाम जारी होंगे। आपको ये भी बता दें कि फिलहाल कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी ये चुनाव हिंदुत्व के नाम पर लड़ रही है। इसके अलावा उनकी ओर से बीएस येदियुरप्पा भी फैमिली है। पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे स्टार प्रचारकों को उतारा गया है। बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। भारत की मेजबानी में शंघाई सहयोग संगठन देशों के रक्षा मंत्रियों का जमावड़ा आज से नई दिल्ली में लगेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही इस बैठक के लिए आ रहे चीनी रक्षा मंत्री ली शेंगफू के साथ उनकी द्विपक्षीय मुलाकात होगी। बैठक के लिए चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्री भाग लेने पहुंच रहे हैं। साथ ही भारत ने बेलारूस, ईरान समेत एससीओ पर्यवेक्षक देशों के रक्षा मंत्रियों को भी आमंत्रित किया है। बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री वर्चुअल तरीके से भाग लेंगे। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारत की अगुवाई में एससीओ देशों के रक्षा मंत्री क्षेत्रीय शांति सुरक्षा के अलावा एससीओ के अलावा आतंकवाद विरोधी प्रयासों पर भी बातचीत करेंगे। इधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर खर्च हुए करोड़ों रुपयों को लेकर बीजेपी ने जमकर हमला बोला था। वहीं इस पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कस दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री की शिक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी आपको बता दें कि चौथी पास राजा के खिलाफ एक व्यापक प्रोटेस्ट करने जा रही है। आप सांसद राघव चड्ढा ने पीएम मोदी को लेकर कहा कि इस राजा के महल पर 1300 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वहीं जब ये राजा दुनिया भ्रमण करता है तो 8000 करोड़ की हवाई यात्रा भी करते हैं। जब ये राजा अपने घर में पुताई कराते हैं तो 80 करोड़ रुपए खर्च आता है। राघव चड्ढा ने आगे कहा कि एक छोटे से राज्य के मुख्यमंत्री से ये राजा बहुत डरता है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री पढ़ा लिखा है और वो उस हर मुद्दे पर उठा रखता है जहाँ पे राजा जुड़ा होता है। अगली खबर कर्नाटक से है। चुनाव से पहले कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान मचा हुआ है। 25 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक में थे। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में एक ऐसा कुछ बोल दिया जिसे लेकर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके अलावा पार्टी ने चुनाव आयोग में भी इस मामले की शिकायत की है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, डॉक्टर परमेश्वर और कांग्रेस कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष जीके शिवकुमार ने बेंगलुरु में हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में अमित शाह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस के नेताओं ने अमित शाह के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ बयान देने, दुश्मनी और नफरती को बढ़ावा देने और विपक्ष को बदनाम करने के लिए शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस के नेताओं ने रैली के आयोजक के खिलाफ भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। गृह मंत्री ने यहाँ पर भाषण दिया था। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की, जहां राज्य में शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा बयान सामने आया। सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में शिक्षकों की अस्थायी भर्ती नहीं की जाएगी। प्रदेश सरकार जब भी शिक्षकों की भर्ती करेगी तो ये सिर्फ और सिर्फ लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही की जाएगी। बैकडोर से कोई भी भर्ती नहीं होगी। सीएम ये भी कहा कि प्रदेश सरकार ने कमेटी बनाई है और उससे शिक्षकों के खाली पदों की जानकारी भी मांगी गई है। प्रदेश सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और आगे भी काम जारी रहेगा। आपको बता दें कि मंगलवार को राज्य सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक के बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने एक बड़ा बयान दिया था और बताया था कि हिमाचल प्रदेश में
बिना साक्षात्कार लिए सिर्फ शैक्षणिक योग्यता के आधार पर हजारों अस्थायी शिक्षकों की भर्ती हुई। अगली खबर महाराष्ट्र से है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में जुबानी जंग देखने को मिल रही है। दोनों नेता सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अब ट्वीट कर उद्धव ठाकरे की ऐसी आलोचना का ही जवाब दिया है। उन्होंने बोला कि एक ट्वीट में लिखा कि आपके पास बदले की भावना है, हत्या करने की भावना है, लेकिन आप में सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं है। हम कोई बदला नहीं चाहते हैं, ये हमारी सोच भी नहीं है। हम चाहते हैं कि एक बदलाव लाया जाए। हम इस राज्य के लोगों के जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। उद्धव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि स्वार्थ के कैमरे और पाखंड के चश्मे से दुनिया को देखने कभी सच्ची तस्वीर सामने नहीं आती। अगली खबर कर्नाटक से है, जहां विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीले सांप कहकर पार्टी की टेंशन को और बढ़ा दिया। खड़गे ने अपने इस बयान पर हालांकि तुरंत सफाई भी दे दी। उन्होंने कहा कि उनका मतलब बीजेपी से विचारधारा से था। उन्होंने कहा कि मैंने पीएम मोदी के लिए ये सांप वाला बयान व्यक्तिगत तौर पर नहीं किया। इसके बाद कर्नाटक के शिरहट्टी में भी खड़गे ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, मैंने प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस की विचारधारा के बारे में कहा। मेरा विचार उनकी विचारधारा को लेकर है, ये किसी निजी हमले के तौर पर नहीं देखा जा सकता। पंजाब सरकार की ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर पॉलिसी के तहत आवेदन करने के बाद ट्रांसफर का इंतजार कर रहे राज्य के हजारों टीचर्स को झटका लगा है। राज्य सरकार ने इस महीने शुरू किए गए ट्रांसफर प्रोसेस को रद्द कर दिया है। इसकी वजह डेटा अपडेशन से संबंधित है। राज्य सरकार अब इस तकनीकी गड़बड़ी को ठीक करने में जुट गई है। टीचर ट्रांसफर पॉलिसी के तहत हजारों आवेदनों में आगे प्रक्रिया के दौरान शिक्षक विभाग में एक बड़ी तकनीकी गड़बड़ी का पता चला है। विभाग के अधिकारियों ने शिक्षा मंत्री को सूचित किया कि राज्य के बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिनकी तरफ से सूचित किए जाने के बावजूद भी मंजूर शुदा टीचिंग पद और खाली पदों का डेटा सही तरीके से अपलोड नहीं किया गया, जिस वजह से बहुत सी संख्या में ट्रांसफर के आवेदन के साथ उपलब्ध खाली स्टेशन ऑप्शन करने वाली ट्रांसफर की बातें जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है। इधर पंजाब में पुलिस के सामने सरेंडर करने वाला खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल अब असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है, लेकिन वह वहां भी चुप नहीं बैठ रहा। उसने अपने वकील को एक पत्र सौंपा है, जिसमें उसने बताया है कि जेल में उसके हौसले बुलंद हैं। अपने संगठन के सदस्यों के खिलाफ दर्ज मामलों का जिक्र भी किया गया। अमृतपाल ने पंजाब सरकार पर ज्यादती करने और सिखों के खिलाफ फर्जी मामले दर्ज करने का आरोप भी लगाया। पत्र में कहा गया कि पूरा मामला खालसा पंथ का है और मैं पंथ से अपील करता हूं कि सक्षम अधिवक्ताओं का एक पैनल बनाया जाए जो इन सभी मामलों को आगे बढ़ाएगा। और अब बात करते हैं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की, जिन्होंने बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि दूसरी बार कृष्णैया की हत्या है। इस मामले में बिहार के IAS एसोसिएशन ग्रुप चुप है। उन्होंने कहा कि क्या उस समय लालू यादव की सरकार नहीं थी? क्या उन्होंने उनकी पत्नी से मुलाकात नहीं की थी? अब कौन सा IAS अधिकारी बिहार में जान जोखिम में डालेगा? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 5 दिसंबर 1994 को एक दलित IAS की हत्या की गई। कृष्णैया ने मजदूरी करके पढ़ाई की थी। उन्होंने कहा कि वो कृष्णैया के परिवार के साथ हैं और ये उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से इस मामले पर सोच विचार किया जाएगा। बिहार सरकार को जेल नियमावली में बदलाव करने और आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ करने के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है और इसी को लेकर ओवैसी ने कई सवाल खड़े किए। और अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, जहां सीएम YS जगन मोहन रेड्डी ने जगन्नाथ वास्थी और दिवेना योजना के तहत 912 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। ये राशि पॉलिटेक्निकल और ITI, इंजीनियरिंग और मेडिसिन की पढ़ाई करने वाले 9 लाख से ज्यादा छात्रों के रहने, उनके खाने में इस्तेमाल किए जाएंगे। राशि जारी करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि शिक्षा न केवल एक परिवार के बल्कि पूरे समुदाय के इतिहास को बदल सकती है। हमारी सरकार ने अब तक जगन्नाथ वास्थी दिवेना और विद्या दिवेना के लिए मिलकर 14,223 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और अभी तक जगन्नाथ वास्थी दिवेना के तहत 4,775 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसके लगभग 25,17,275 छात्र लाभान्वित हुए। अगली खबर हरियाणा से है, जहां पर उद्यमियों को हरियाणा में निवेश के लिए न्योता दिया गया है। हरियाणा के गृह मंत्री
अनिल विज ने ऑस्ट्रेलिया के उद्यमियों से आह्वान किया है कि वो हरियाणा में निवेश के लिए आगे आए। उन्हें उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार हर संभव सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में उद्योग लगाने में कानून व्यवस्था और मानव शक्ति की दिक्कत नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली से नजदीक होने के कारण भी हरियाणा निवेश के लिहाज से बेहतर स्थान है। ये सारी बातें अनिल विज ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एसोसिएशन ऑफ हरियाणवी इन ऑस्ट्रेलिया के पदाधिकारियों को संबोधित करने के दौरान कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान हरियाणा सरकार नई तकनीक पर बल दे रही है और इसमें एनर्जी सेविंग इकाई और पर्यवेक्षण संरक्षित इकाइयों को स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है और ऐसी इकाइयों को स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार की छूट सरकार दे रही है। और अब बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की करते हैं, जिन्होंने गृह युद्ध से जूझ रहे सूडान में फंसे भोपाल के युवा कारोबारी जयंत केवलानी की सुरक्षित वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। सीएम शिवराज ने पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि मोदी हैं तो मुमकिन है। सूडान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी के अभियान ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक 200 से ज्यादा देशवासियों को निकाला जा चुका है। देश के अन्य लोगों के साथ मध्य प्रदेश के 4 नागरिकों की वापसी का भी प्रयास जारी है। इस जीवन रक्षक अभियान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश और प्रदेशवासियों की ओर से दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और खबरों में अब रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश की ओर। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने शिमला में कहा कि कांग्रेस ने 10 गारंटी के नाम पर प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया है। शिमला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बातें कही। बीजेपी ने पूर्व में जो संस्थान और दफ्तर खोले थे, कांग्रेस ने बंद करने का काम किया। अगर आप दे नहीं सकते हैं तो कम से कम छीनने का काम ना करें। जिसके बाद अनुराग ठाकुर ने कहा कि सिर्फ 5 महीने में ही कांग्रेस की सारी गारंटियां फेल हो गई हैं। शिमला कॉर्पोरेशन के चुनाव में इनकी गारंटियां काम नहीं आई हैं। झूठे वादे कर सत्ता में आई कांग्रेस से जनता इनकी 10 गारंटियों का हिसाब मांग रही है। अगली खबर जम्मू कश्मीर से होगी, जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि वह इस साल जम्मू कश्मीर में 2 करोड़ से ज्यादा सैलानियों के आने की उम्मीद कर रहे हैं। ये पिछले साल के तमाम रिकॉर्ड को तोड़ देगा। मनोज सिन्हा ने कहा कि पिछले साल और इस साल 300 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग हुई है। हम उस रिकॉर्ड को भी तोड़ेंगे, जहां समस्या ये है कि हम अपने ही रिकॉर्ड के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं। पिछले साल 1.88 करोड़ पर्यटक जम्मू कश्मीर आए थे और मुझे उम्मीद है कि इस साल 2 करोड़ से ज्यादा सैलानी आने वाले हैं। हम नए रिकॉर्ड बनाएंगे, उन्हें तोड़ेंगे, नई दिशा की शुरुआत करेंगे, नई दिशा में एक प्रयास करेंगे। जब निवेश लगातार बढ़ेगा तो इससे रोजगार के अधिक अवसर भी पैदा होंगे और हम जम्मू कश्मीर को प्रगति और विकास के पथ पर ले जा सकते हैं। अगली खबर केरल से है, जहां पर हिंसाग्रस्त सूडान से निकाले जाने के बाद भारतीय मूल के लोग कोच्चि एयरपोर्ट पर पहुंचे। केरल लौटे राज्य के लोगों का कहना है कि वापस आने पर उन्हें राहत मिली है। उनका बचना एक चमत्कार की तरह है और साथ ही भारतीय मूल के लोगों का कहना है कि ईश्वर के आशीर्वाद के कारण हम स्वदेश वापस आ पाए हैं। सूडान में जीवन पिछले कई सालों से शांतिपूर्ण रहा और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सेना के 2 गुटों के बीच लड़ाई होगी। हिंसा प्रभावित सूडान की स्थिति के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि ईंधन की आपूर्ति में कमी और लूटपाट की घटनाओं में वृद्धि हुई है। बता दें कि संघर्ष विराम के बावजूद सूडान के कई हिस्सों में अभी भी लड़ाई जारी है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे पहलवानों के धरने का आज 6वां दिन है। दिल्ली पुलिस को 21 अप्रैल को नाबालिग समेत 7 महिला खिलाड़ियों की शिकायत देने के बाद भी केस दर्ज नहीं किया गया था, जिसके बाद खिलाड़ियों ने न्याय के लिए मामले की याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली थी। आज इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट से खिलाड़ियों को न्याय की उम्मीद है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहलवानों ने याचिका में बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। इन पर विचार करने की जरूरत है। इधर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज न करने पर नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। वहीं कुश्ती संघ की ओर से आरोपों को निराधार बताया गया है। माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की उच्च स्तरीय जांच की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। बता दें कि जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ सुनवाई करेगी। अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। उस जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई है। याचिका में 2017 से उत्तर प्रदेश में अब तक हुए 183 एनकाउंटर्स की जांच भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एक्सपर्ट कमेटी से कराने की मांग की गई। वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। और अब बात छत्तीसगढ़ की होगी, जहां पर आपको बता दें
कि दंतेवाड़ा में शहीद हुए डीआरजी के 10 जवान सहित ड्राइवर को अंतिम विदाई दी गई। शहीदों को श्रद्धांजलि देने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दंतेवाड़ा की पुलिस लाइन में पहुंचे थे, जहां सीएम बघेल ने जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही सीएम भूपेश ने शहीद जवानों को अर्थी को कंधा भी दिया और शहीद जवान के परिजनों से मुलाकात की है और रोते बिलखते परिजनों से भेंट कर शोक संवेदना प्रकट की है। सीएम ने उनको ढांढस बंधाया है। सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। ये भी कहा कि नक्सलियों को ज्यादा नुकसान होगा। ये घटना नक्सलियों की हताशा को जाहिर कर रही है। उन्होंने कहा कि अब नक्सलवाद समाप्ति की तरफ है। और अब खबर असम से है, जहां सरकार के शांति समझौते की दिशा में किए गए प्रयासों में एक और कामयाबी हासिल की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में असम के उग्रवादी संगठन डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से इस उग्रवादी इलाके के चहुमुखी विकास के लिए 1000 करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई। इस मौके पर अमित शाह के अलावा सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और डीएनएलएस समूह की ओर से सुद्री और डिफुसा मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर के बाद असम के जंगल में हथियारों के साथ कोई आदिवासी उग्रवादी संगठन नहीं घूमेगा। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय असम राज्य में स्थायी शांति और विकास लाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा की अध्यक्षता वाली असम सरकार के साथ लगातार काम कर रही है। आगे बढ़ेंगे, झारखंड की ओर चलेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है। कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी हुई है। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने जानकारी दी। प्रदेश के कर्मचारियों को अब 38% से बढ़ाकर 42% महंगाई भत्ता मिलेगा। आपको बता दें कि झारखंड सरकार से पहले राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार और असम सरकार ने महंगाई भत्ते को केंद्र सरकार के फैसले के अनुरूप 42% कर दिया। अब झारखंड में भी 42% महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की थी। इसकी वजह से 38% से महंगाई भत्ता बढ़कर 42% हुआ है। झारखंड में फिलहाल कर्मचारियों को 38% महंगाई भत्ता मिल रहा था। अगली खबर बिहार के कटिहार से है, जहां पर अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम देते हुए जेडीयू के वरिष्ठ नेता कैलाश महतो की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बरारी थाना इलाके के कृषि फार्म चौक की है, जहां मोटरसाइकिल सवार अज्ञात अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक मोटरसाइकिल में सवार 2 अज्ञात युवकों ने वरिष्ठ जेडीयू नेता कैलाश महतो को गोलियां मारी। कैलाश को 3 से 5 गोलियां लगी। कहा यह जा रहा है कि गोली मारने के बाद अपराधियों ने दहशत मचाने के लिए हवाई फायरिंग भी की। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस टीम अपराधियों के घर छापेमारी भी कर रही है। अगली खबर मुंबई से है, जहां बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस सही जिया खान ने 10 साल पहले सुसाइड कर अपनी जान गंवाई थी। तब से लेकर अब तक जिया खान सुसाइड केस को लेकर गुत्थी सुलझी नहीं है, लेकिन आज सीबीआई की स्पेशल कोर्ट जिया खान सुसाइड मामले पर अपना अंतिम फैसला भी सुना सकती है। इस मामले को लेकर बॉलीवुड एक्टर और जिया के बॉयफ्रेंड रहे सूरज पंचोली का नाम काफी उछला दिखा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि आज शायद सूरज की किस्मत पर फैसला होना है। आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री जिया खान ने 3 जून 2013 को अपने फ्लैट में आत्महत्या की थी। आत्महत्या के बाद अभिनेत्री घर से 6 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था, जिसमें कथित तौर पर जिया खान के द्वारा उल्लेखित सुसाइड नोट में अनुसार आपको बता दें कि जिया के बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली ने अभिनेत्री को हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां ग्वालियर में वंदे भारत एक्सप्रेस एक बार फिर से हादसे का शिकार हो गई। दिल्ली से भोपाल वापस आ रही ट्रेन हादसे का शिकार हुई। ट्रेन के सामने गाय के आ जाने के बाद यह हादसा हुआ। बता दें कि घटना शाम 6 बजे के करीब थी। गाय के टकराने से ट्रेन का बोनट टूट गया और अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। बता दें कि हादसे के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस करीब 15 मिनट तक ग्वालियर के डबरा स्टेशन पर खड़ी रही। ट्रेन को देखने के लिए आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। रेलवे के टेक्निकल स्टाफ द्वारा स्टेशन पर ही बोनट ठीक किया गया। भारतीय रेलवे भारत को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट के रूप में बढ़ावा देने के लिए देश भर में भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेनें चला रहा है, जो भारत सरकार के देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन के अनुसार है।
घरेलू अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए इस थीम में बेस्ट ट्रेनों का कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल आज से पुणे से पुरी गंगा सागर दिव्यकाशी यात्रा की शुरुआत करेगी। आपको बता दें कि ये ट्रिप 9 रातें और 10 दिन की होगी। टूरिस्ट को पुरी, कोलकाता, गया, वाराणसी और प्रयागराज जैसे पवित्र शहरों में ले जाया जाएगा। वहीं टूर पैकेज को 3 कैटेगरी इकोनॉमी, कंफर्ट और डीलक्स में बांट दिया गया है। ट्रेन ऑक्यूपेंसी को बढ़ाने के लिए टूर के प्राइस को काफी आकर्षित रखा गया है। इसमें भारत गौरव ट्रेन की सवारी से लेकर खाना और होटल में ठहरने तक सब कुछ शामिल होगा। अगली खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां 5 जिलों में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई। आपदा प्रबंधन विभाग ने एक अधिकारी ने बताया कि बिजली गिरने से पूर्व वर्धमान जिले में 4, मुर्शिदाबाद और उत्तर 24 परगना में 2-2 लोगों की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल के पुलिस अधिकारियों ने कहा कि पश्चिम मिदनापुर और हावड़ा ग्रामीण जिलों से 6 और लोगों की मौत की सूचना मिली। मरने वालों में ज्यादातर किसान हैं, जिनके ऊपर खेती का काम करते हुए बिजली गिर गई। आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी के मुताबिक कोलकाता, हावड़ा, उत्तर 24 परगना, पूर्वा बर्धमान और मुर्शिदाबाद सहित दक्षिण बंगाल के कई जिलों में बिजली कड़कने के साथ गरज की बौछारें पड़ी। दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण को लेकर बेहद चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ गए हैं। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार राजधानी में बीते 24 घंटे में 5117 कोरोना टेस्ट में 865 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो गई है। इसके अलावा 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत हुई है, जो बीते महीनों के आंकड़े से कहीं ज्यादा है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कमी दर्ज हुई। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को 865 कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने की पुष्टि के बाद कुल पॉजिटिविटी रेट 17% के पास पहुंचा है। दिल्ली में वर्तमान में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 4269 है और इसी के साथ साथ 256 कोविड अस्पताल में मरीज भर्ती हैं। और इसी के साथ नेशन नेट 9 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।